दोस्तों, इन साइड भी मौजूद अगर में खुश आमदीद। इमरान खान के एक करीबी साथी ने फिर इमरान खान के ऊपर न सिर्फ खुद को हमला कर दिया है, बल्कि उसी साथी ने, इमरान खान के करीबी साथी ने, नवाज शरीफ की बेगुनाही का एक मरतबा फिर पब्लिकली इस बात का इजहार कर दिया है और इस बात का भी इजहार कर दिया है कि जनाब ये फैसला नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का, ये तो जनाब बहुत अरसा पहले हो गया था। अदालत ने तो सिर्फ वो फैसला जो उसके सामने आया था वो कागज़ पढ़ के सुनाया था। नवाज शरीफ साहब को नाअहल करने के हवाले से एक और अहम तरीन इंकशाफ सामने आ गया है। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके साथ साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी सामने आ गई हैं और मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से एक अहम तरीन पेशरफ्त की है। नवाज शरीफ साहब की वापसी का वक्त और मुकाम इन दोनों का तयन कर लिया गया है, तय कर लिया गया है कि नवाज शरीफ कब और किस तारीख को पाकिस्तान वापस आएंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके साथ साथ इस बात का भी फैसला कर लिया गया है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापसी पर एक निजात दहिंदा के तौर पर सामने आएंगे और इस हवाले से नवाज शरीफ साहब का अभी जो दौरा है सऊदी अरब, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है और इसी दौरे के अंदर ही जो नवाज शरीफ साहब हैं वो अपनी इन मुलाकातों में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल करने जा रहे हैं और इसी ब्रेक थ्रू को लेकर एक फ़तह का नकारा बजाते हुए एक निजात दहिंदा के तौर पर नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे। और इस सारी सूरत हाल में ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल होगा कि जनाब नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए ये जो ब्रेक थ्रू है ये क्या होगा और इस ब्रेक थ्रू का नतीजा क्या निकलेगा। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूँगा, लेकिन उससे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पिछले व्लॉग के अंदर आपके साथ जिक्र किया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब का नाम लिए बगैर एक मुलाकात के हवाले से, और चूँकि उस मुलाकात के हवाले से मैं कुछ ज़्यादा वो पुरुम्मीद नहीं था कि जनाब इस तरह की कोई मुलाकात हुई होगी। अलबत्ता उसके बाद कुछ राब्ते किए गए, कुछ दोस्तों से बातचीत हुई और फिर इसी दौरान मुझे इस बात का एक और पक्का सबूत मिल गया कि जनाब ये मुलाकात हुई। और इससे बढ़कर मुझे हैरत का 440 वोल्ट का झटका इस चक्कर में मिला कि वो जो तमाम बातें कोट की गई थी उसमें से अक्सर बातें या 70% ऑफ दैट कॉन्टेंट वाज करेक्ट। ये सारी की सारी बातें वहाँ पर हुई और मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैं कि यार आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह का शख्स, किस तरह की शख्सियत और किस तरीके से ये जो गुफ्तगू की गई है, इसके बाद तो सिर्फ फातिहा पढ़ी जा सकती है, इसके अलावा और कोई काम नहीं किया जा सकता और इसके अलावा और कोई गुंजाइश बाकी बचती ही नहीं। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि जो वो बात वो कर रहे हैं वो बात की अहमियत क्या है और वो किसके सामने कर रहे हैं। और यही पाकिस्तान की सियासत का अलमिया है। इमरान खान साहब को इनफैक्ट आदत बन चुकी है और इमरान खान साहब के साथ जो लोग वाबस्ता हैं उनको भी इस बात की आदत बन चुकी है कि उन्होंने जो भी बात करनी है या जो भी नैरेटिव बिल्डिंग करनी है वो उन्होंने यूट्यूबर्स के साथ बैठ के करनी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ बात करनी है, ताकि वो सोशल मीडिया में अपनी रीच का फ़ायदा उठाते हुए इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को या इस तरह के प्रोपेगेंडा को लोगों तक फैलाएं। और इसी काम का आगाज़ इसी तरीके से किया गया और चीफ जस्टिस साहब से मंसूब जो सारी की सारी गुफ्तगू है उसको पहले फैलाया गया, फिर उसमें से चंद चीज़ों को निकाला गया, उन चंद चीज़ों को नतारा गया और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब का जो बाकी की सारी बातें हैं उनको ऑफ द रिकॉर्ड कहकर उस पर जनाब मिट्टी डाल दी गई। ये बुनियादी एक तरीक़ाकार है जिसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है, लेकिन जो हकीकतें हैं वो छुपाई नहीं छुपती। चाहे इस मुलाकात की हकीकत को छुपाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, वो नहीं छुपी। और नवाज शरीफ साहब की भी इसी तरीके से जो ताहयात नाअहली है या उसके अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है या उसके अंदर जो इमरान खान का इन्फ्लुएंस है या उसके अंदर उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हद से ज़्यादा इन्वॉल्व होना है और उस वक्त की जुडिशरी में इमरान खान की मोहब्बत का सरायत करना है और वो मोहब्बत अब तक भी जुडिशरी के अंदर मौजूद है। ये सब कुछ इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं। इमरान खान साहब के वकील हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कारकुनान में उनका शुमार होता है हामिद खान साहब। हामिद खान साहब ने कुछ अर्सा पहले एक इंटरव्यू के अंदर जो नवाज शरीफ साहब के केस के मेरिट्स थे उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाए थे और उन्होंने उसका जिक्र करते हुए इस बात का इजहार किया था कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली नहीं बनती थी, अदालत ने जुल्म किया कि नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल किया। अब
हामिद खान साहब ने कल रात को फिर एक टीवी इंटरव्यू के अंदर जो उन्होंने हामिद खान साहब ने दिया है हामिद मीर साहब को, उस इंटरव्यू में एक मर्तबा फिर इस बात का इजहार किया कि नवाज शरीफ को नाअहल करने के लिए अदलिया को इस्तेमाल किया गया और नवाज शरीफ साहब समझते थे कि वो अदलिया को हैंडल कर लेंगे, लेकिन बाद में नवाज शरीफ साहब को एहसास हुआ कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारे के मामलात उनके हाथ से निकल चुके हैं। और फिर नवाज शरीफ साहब को इस बात के सबूत भी मिले कि उनको नाअहल करने का फ़ैसला कहीं और हो चुका था। इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली का फ़ैसला अदालती फ़ैसले से पहले हो चुका था, जबकि अदालत को ये फ़ैसला सुनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये बात हामिद खान साहब ने टीवी टॉक शो के अंदर कही है। और अगर दुश्मन भी इजहार कर दे कि जनाब ये जो मेरा मुखालफ है इसके साथ ज़्यादती हुई है, इसकी हक तलफी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि वाक़तन ऐसा ही है। अल्लाह वैसे दुश्मन भी बंदे को ज़र्फ़ वाला दे, इमरान खान तो ज़र्फ़ वाला दुश्मन भी नहीं है आप उनको कह सकते। अलबत्ता ख़ुद इमरान खान साहब की जमात में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बात का इजहार किया और खुले बंदों इस बात का इजहार किया कि जनाब ये सारी की सारी कार्रवाई मैनिपुलेटेड थी और वाक़तन इसके अंदर अब कोई दो राय नहीं है कि ये सब कुछ ऐसा ही था। अब अगर पनामा वाले केस को हम देखें तो पनामा के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसका किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिला था। पनामा के अंदर नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं था, लेकिन सारी की सारी कार्रवाई चली नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़। पनामा के अंदर नवाज शरीफ साहब की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब के हवाले से हर एक ऑफशोर कंपनी का मलबा उनके ऊपर गिराया गया और उस वक़्त ऑफशोर कंपनीज़ को एक इतना बड़ा जुर्म करार दिया गया कि जनाब इससे बढ़कर तो कोई और जुर्म हो नहीं सकता। और फिर उसके बाद चीज़ों को इस तरीके से आगे लेके जाने की कोशिश की गई कि जनाब इससे बड़ा करप्शन का कोई और स्कैंडल हो नहीं सकता। और फिर 4 नस्लों के जो खाते हैं और जो मनी ट्रेल्स हैं उनको चेक करने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त की कोई एक ऐसा ठोस जवाब नहीं मिल पाया कि नवाज शरीफ को उन खातों में होने वाली किसी तरह की हेर फेर के ऊपर नाअहल किया जाए। और फिर नाअहली के लिए सहारा लिया गया नवाज शरीफ साहब का अकामा और बेटे की कंपनी और उस कंपनी से मिलने वाली तनख्वाह जो नवाज शरीफ साहब ने अकाउंट से निकलवाई ही नहीं थी और उसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल कर दिया गया। और फिर नाअहली के बाद भी इस बात का मुकम्मल बंदोबस्त किया गया कि नवाज शरीफ के नाम को पाकिस्तान के अंदर एक जिसे हम कह सकते हैं गाली बना दिया जाए कि जनाब नवाज शरीफ का जिक्र बैन है, नवाज शरीफ का जिक्र लेने से ज़ुबान नापाक हो जाती है। इस तरह का माहौल बना दिया गया। और फिर देखा ये निज़ाम कुदरत है कि नवाज शरीफ आज भी अपनी जगह पर मौजूद है, ठोस बुनियादों पर मौजूद है और वो पाकिस्तान के लिए नाजात दहिंदा बनकर वापस आ रहा है। क्योंकि सऊदी अरब का दौरा जो नवाज शरीफ साहब करने जा रहे हैं, बल्कि नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब पहुँच गए हैं, उसके अंदर इम्पॉर्टेंटली कुछ ऐसे जो मामलात हैं वो तय होने हैं जिसके बाद नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी के अंदर ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को गो हेड मिल जाएगा तकरीबन 15 अरब डॉलर की सरमाएकारी का, जिसका पहला जो खेप है वो पाकिस्तान के अंदर पहुंच जाएगी और वो रोल ओवर होगा पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर का। और उसके साथ साथ जो सरमायाकारी के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उसका भी फौरी तौर पर आगाज़ कर दिया जाएगा, ताकि ये जो 9 महीने के लिए पाकिस्तान के पास बेल आउट टाइम है, इसी बेल आउट टाइम के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी को ट्रैक पर चढ़ाया जाए। अब पाकिस्तान की इकॉनमी को ट्रैक पर चढ़ाने के लिए ज़रूरी है एक फुल्ली मैंडेटेड गवर्नमेंट और उसके लिए इंतखाबात ज़रूरी हैं और इंतखाबात अब होने जा रहे हैं। लेकिन उस तमाम चीज़ें जो इस वक्त चल रही हैं उसको ट्रैक पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका मतलब ये है कि ये जो निगरान सेटअप बनने जा रहा है हुकूमत के ख़ात्मे के बाद, उस निगरान सेटअप के का मुतवाज़न होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस निगरान सेटअप का ये जो मौशी पॉलिसीज़ हैं जो वज़ा की जा रही हैं गवर्नमेंट और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ताउन से, उसके ऊपर पहरा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसहाक डार साहब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना हैं और उन्होंने इस बात का इशारा दिया है कि जनाब जो निगरान वज़ीर आज़म आएगा
वो इस्लाहात को लेकर आगे चलने वाला होगा, वो उन इस्लाहात के रास्ते में रुकावट पैदा नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो निगरान वज़ीर आज़म आएगा, ये इकनॉमिक सूझबूझ भी रखता होगा, नंबर वन। नंबर सेकंड, इस सारे का सारा जो प्रोसेस है, जो इकनॉमिक रिवाइवल का प्लान बनाया गया है, वो उस प्लान के अंदर शरीक भी है, और वो ऐसी शख्सियत है जिसके ऊपर पाकिस्तान की इस वक्त की रूलिंग एलीट और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट दोनों उसके ऊपर एतमाद करते हैं। अब मेरे हद तक तो ये नाम मेरे ज़हन के अंदर तो आ गया है, वो कौन है, और मैं आपको उसके बारे में अभी बताता भी हूँ। अभी 4 लोगों के नाम आ रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए। उनमें से एक नाम है मोहसिन बेग साहब का, दूसरा नाम है नजम सेठी साहब का, और तीसरा नाम आ रहा है इसके अंदर गौहर एजाज साहब का। और ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और एक और शख्सियत का नाम है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा उस पर अभी फोकस्ड नहीं है। अलबत्ता ये जो 3 शख्सियात हैं, इनमें से किसी एक शख्सियत के नाम के ऊपर इत्तफाक होना है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो तमाम लोग जो हालिया दिनों के अंदर इकोनॉमिक रिवाइवल एक्टिविटीज़ के अंदर GHQ में भी इन्वॉल्व रहे और पॉलिटिकल फ्रंट पे भी इन्वॉल्व रहे, उनके अंदर गौहर एजाज साहब ही एक ऐसी शख्सियत हैं, मुझे नज़र आती हैं, जो इस सारे प्रोसेस के अंदर मौजूद भी रहे हैं, और उन्होंने ये जो बिज़नेस कम्युनिटी को इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के साथ सेम पेज पर लाने का बड़ा इंपॉर्टेंट फरीज़ा भी अंजाम दिया है। अब अगर वो ये कहते हैं कि इसहाक डार साहब के इस्लाहात को आगे लेकर चलने वाला निगरान वज़ीर आज़म होना चाहिए, तो फिर वही बंदा होगा जो इस इकनॉमिक कंडीशंस की सेंसिटिविटी को भी समझता होगा, और वो इस बात से भी आगाह होगा कि ये इस्लाहात के प्लान को किस तरीके से संभाला जाएगा और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लिहाजा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गौहर एजाज साहब के जो है ना नाम के ऊपर ही आखिरकार इत्तफाक पाया जाएगा। दूसरी जानिब मौजूदा हालात के अंदर, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि नवाज़ शरीफ ही सेंटर स्टेज हैं, और नवाज़ शरीफ साहब के ही इर्द गिर्द इस वक्त जो सारे का सारा हमारा जो सिस्टम है वो घूम रहा है। अब उसके लिए नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी ज़रूरी है। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के अंदर रुकावट थी सबसे पहले उनकी ताहयात नाअहली, और उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात। अब अगर हम देखें तो ये दोनों रुकावटें ऑलमोस्ट दूर हो चुकी हैं। अब इलेक्शन एक्ट में तरमीम के ज़रिए नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है उसकी मुद्दत को कम कर दिया गया है, और वो मुद्दत 5 साल का तयन कर दिया गया है, और वो 5 साल की मुद्दत नवाज शरीफ साहब गुजार चुके हैं। लिहाजा अब वो एक्ट के नाफिज होने के बाद, और अभी तक उस पर अमल दरामद का आगाज़ हो चुका है, किसी अदालत ने उसके ऊपर कोई स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब अब जो इलेक्शन लड़ने हैं उसके लिए वो अहल हैं। दूसरी रुकावट है उनके लिए वो एक केस जहाँ पर नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी, और वो केस की अपील इस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर इल्तवा है, और उसी अपील में जो शरीक मुल्ज़म थे मरीम नवाज़ साहिबा और कैप्टन सफदर साहब, उनको ये जो है इमरान खान के दौर में ही उनको इस केस से बरी करार दिया जा चुका है। लिहाजा वो केस जो नवाज शरीफ साहब के लिए दर्द सर बन सकता था, वो केस भी ऑलमोस्ट उसका तय होना यकीनी है कि अगर शरीक मुल्ज़म बरी हो चुके हैं तो मेन मुल्ज़म भी उसके ऊपर भी उस तरह का चार्ज फ्रेम नहीं किया जा सकता। यह भी कानून की एक बुनियादी असूल है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी। अब ये जिस इंटरव्यू का मैं भी आपके साथ इसहाक डार साहब का जिक्र कर रहा था, इस इंटरव्यू के अंदर भी इसहाक डार साहब ने ये उन्होंने दिया है समा को नदीम मलिक साहब को। इस इंटरव्यू में भी इसहाक डार साहब ने नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का हवाला दिया है, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि नवाज शरीफ 14 अगस्त की तारीख दिया उन्होंने, और उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ 14 अगस्त के आसपास पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, वो मुल्क में मौजूद होंगे। और साथ उनका ये भी कहना है कि ये जो हुकूमत है ये जाने से पहले पाकिस्तान के फ़ॉरेन करेंसी रिज़र्व्स का उसके जो ज़खायर हैं वो $15 अरब करके जाएगी।
अब इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी मशरूत हो गई है अब सऊदी अरब के कामयाब दौरे से, और नवाज शरीफ साहब अगर 14 अगस्त तक वापस आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की यौम आज़ादी पर पाकिस्तान में लैंड करेंगे। पाकिस्तान में लैंड करने का मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब लाहौर में लैंड करेंगे। 14 अगस्त को नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का उसूली फ़ैसला मुस्लिम लीग नून ने कर लिया है। इसका मतलब ये है कि ये जो गवाहियाँ आ रही हैं ये इस चक्कर में आ रही हैं नवाज शरीफ साहब की नायली के हुण शेर आ गया। वो अब जो है ना चीज़ों को इन ऑर्डर भी रखना है, इसको करेक्ट भी रखना है, और तारीख़ के रिकॉर्ड को भी दुरुस्त सिमत में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर नवाज शरीफ साहब वाक़तन एक निजात दहिंदा के तौर पर आ रहे हैं और पाकिस्तान को इस इकनॉमिक मेस से निकालने के अंदर वो कोई रोल प्ले करने जा रहे हैं, तो इसकी हमें सबको यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा ही पजीराई करनी चाहिए। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।